जब बहू ने भेजा अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम तो बेटे ने कैसे सिखाया सबक। 2 बज रहे हैं और 4 बजे से सुमन की किटी पार्टी शुरू हो जाएगी। ड्राइंग रूम, डाइनिंग हॉल, यहाँ तक रसोई घर भी सुव्यवस्थित रहना चाहिए, वरना मजाक बनेगा। फिर तरह तरह के पकवान भी होने चाहिए, प्रशंसा उसी की होती थी। फिर पकवान घर के बने हो तो सोने पर सुहागा। वो लगातार कमला घर के नौकरानी को भी जल्दी काम निपटाने के लिए कह रही थी। बीच बीच में उसके सासू माँ के खांसने की आवाज़ आ रही थी। पिछले 2 दिन से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। साथ में ससुर जी का भी काम करना पड़ रहा था। माँ जी जब ठीक होती हैं तो ससुर जी का ख्याल वहीं रखती हैं। सास ससुर की बार बार की आवाज़ से खींच रही थी। सबके आने से पहले अगर काम नहीं हुआ तो कितना मजाक बनेगा उसका। अभी तो उसे तैयार भी होना है। 1 महीने पहले ही उसके सास ससुर गांव से आए थे, अब यहाँ रहने वाले थे। सुमन को उनका आना खलता था। कहाँ अपनी मर्जी से सब काम करती थी, कहीं भी कभी भी आती जाती थी। अब उस पर रोक टोक लग जाएगी। हालांकि उसके सास ससुर सरल स्वभाव के थे और ज़्यादा रोक टोक नहीं करते थे, यहाँ तक कि अपना ज़्यादातर काम खुद ही करते थे। पर सुमन को अड़चन होती थी। राहुल यानी सुमन के पति ने साफ कह दिया था कि अब उनके माता पिता उनके साथ ही रहेंगे। आज बहुत दिनों बाद उनके घर किटी पार्टी के आयोजन की बारी आई थी, इसलिए सुमन कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। किटी पार्टी के सदस्य सब बड़े बड़े घर की हैं, कमी निकालने के बहाने ढूंढते रहती है। बस एक राहत की बात थी कि इस पार्टी में उसकी सबसे प्यारी सहेली निशा भी आने वाली थी। निशा ऐसी पार्टियों से दूर ही रहती है, पर सुमन के घर की पार्टी में ज़रूर सम्मिलित होती है। घड़ी में 3:30 बजे और इधर घर की घंटी बजी। सुमन चौंक गई। इस समय कौन आया होगा? दरवाज़ा खोली तो उसके तो बाछें खिल गई। दोनों सहेली गले मिली। सुमन बोली, अच्छा हुआ निशा तू जल्दी आ गई, मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं। निशा बोली, क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? सुमन, देखना 4 बजने वाले हैं और मैं अभी तक तैयार भी नहीं हुई हूँ। सासू माँ की तबीयत को भी अभी खराब होना था। निशा बोली, जा तू तैयार हो जा, मैं तैयारियाँ देखती हूँ। वैसे सब बढ़िया तो है, तू परेशान मत हो। सुमन तैयार होने चली गई और निशा बाकी का काम निपटाने लगी। सही समय पर किटी पार्टी शुरू हुई। सब ने सुमन के सुव्यवस्थित घर और उसकी साज सज्जा की बहुत तारीफ की। निशा ने सबको तरह तरह के खेल खिलाए। सुमन के हाथ के बने पकवान भी सब ने खूब स्वाद लेकर खाए। कुल मिलाकर पार्टी बहुत अच्छी थी। बस एक ही बात ने सुमन का मज़ा बिगाड़ दिया और वो था उसकी सास का बार बार खांसना और ससुर जी का उसको बार बार आवाज़ लगाना। सबसे मुंहफट और स्टाइलिश सदस्य नैना ने आखिर कह ही दिया, अरे सुमन, कौन है ये लोग? सुमन, मेरे सास ससुर हैं, कुछ दिन पहले ही गांव से यहाँ आए हैं, अब यहीं रहेंगे। अच्छा, तुम्हारी आज़ादी अब ख़त्म, अब तुम भी पिंजरे में बंद हो जाओगी, यानी अब तुम किटी पार्टी वगैरह में भी नहीं आ सकोगी और ना ही हमें बुला सकोगी। सुमन थोड़ा झेंपते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है, मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, अपना काम खुद ही करते हैं। आज सासू माँ की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है। नैना, ये तो शुरुआत है, देखते जाओ, धीरे धीरे सब काम तुम करोगी और तुम्हारे पतिदेव अपनी माँ की साड़ी के पल्लू से बंध जाएंगे। कुछ दिनों में ही तुम घर की रानी से नौकरानी बनकर रह जाओगी और तुम्हारी सास तुम पर राज करेगी। भाई, मैंने तो अपने पति से कहकर अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भिजवा दिया था। कौन करता उनकी खातिरदारी, कभी कुछ चाहिए तो कभी कुछ, अपनी तो कुछ लाइफ ही नहीं रहती। और फिर वृद्ध आश्रम में
उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। उनकी देखभाल करने के लिए लोग होते हैं। बस महीने में एक बार जाकर मिल आओ और कुछ खर्चा पानी दे आओ। वह भी आज़ाद और हम भी आज़ाद। पार्टी में आई और महिलाओं और सुमन पर नैना की बातों का असर हुआ। हालांकि निशा को यह बात जची नहीं। उसने तर्क देने की कोशिश की, पर सबको एक सुर में बोलते देख वो कुछ ज़्यादा नहीं कह सकी। ऐसे ही बातें करते करते, खाते पीते पार्टी समाप्त हुई और सब अपने घर चली गई। पीछे रह गई तो नैना की कही गई बात और उसमें उलझी सुमन और निशा। निशा ने सुमन को बहुत समझाने की कोशिश की, पर सुमन पर तो जैसे वृद्धाश्रम का फितूर सवार था। हार कर निशा भी अपने घर चली गई। सुमन ने शहर के वृद्धाश्रमों के बारे में पता किया और उनमें से 2 वृद्धाश्रमों को उसमें मिलने वाली सुविधाओं के आधार पर चुन लिया। ऐसा नहीं है कि सुमन वृद्धों का सम्मान नहीं करती, पर इस समय उस पर बुरी तरह हावी थी। अब वो सही मौका देख रही थी अपने पति राहुल से बात करने का। एक दिन उसे मौका मिल भी गया। छुट्टी का दिन था। दोनों बच्चे पड़ोस में खेलने गए थे और सास ससुर सैर करने गए थे। राहुल से अपने मन की बात कही। उसने वृद्धाश्रम में मिलने वाली सुविधाओं को बढ़ चढ़कर बताया। सुमन को उम्मीद थी कि उसकी बात सुनकर राहुल प्रभावित होंगे, लेकिन वो तो गुस्से से लाल हो गए। राहुल वैसे शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, किंतु अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजने की बात सुनकर वो तो आग बबूला हो गए। राहुल बोला, सुमन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम मेरे माता पिता के लिए ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? नहीं सुमन, मेरे माता पिता कहीं नहीं जाएंगे। आगे से ऐसा सोचना भी मत। सुमन बोली, मेरी बात तो सुनिए। वहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं। फिर हम एक केयर टेकर सिर्फ उनके लिए नियुक्त कर देंगे ना। फिर हम उनसे मिलने तो जाया ही करेंगे। सुमन, मैं कह दिया ना कि मेरे माता पिता कहीं नहीं जाएंगे तो कहीं नहीं जाएंगे। उस दिन के बाद से दोनों के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया। 15-16 साल के विवाह में दोनों के बीच बहुत ही कम खटपट हुई है और वो भी ज़्यादा देर तक नहीं रही। दोनों ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि उनकी खटपट का असर बच्चों पर ना पड़े। अब की बार यह शीत युद्ध समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस युद्ध का असर अब बच्चों और उनके दादा दादी पर भी पड़ रहा था। अब घुटन ज़्यादा बढ़ने लगी तो एक दिन राहुल के माता पिता ने इस युद्ध की वजह जानना चाही। हार कर राहुल को अपने माता पिता को सब कुछ बताना पड़ा। राहुल से सुमन की जिद जानकर दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ। दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे कि बेटे बहू को उनकी वजह से कोई परेशानी ना हो। फिर भी उनकी बहू उनके बारे में ऐसा सोचती है। दोनों ने भारी मन से गांव जाने का फैसला किया, पर राहुल ने साफ मना कर दिया। राहुल ने कहा कि इस घर से कोई जाएगा तो मैं और सुमन जाएंगे। राहुल की बात सुनकर सुमन को भी गुस्सा आया और आश्चर्य भी। वह कुछ कहना चाहती थी, पर राहुल के आगे उसकी एक न चली। राहुल ने अपने घर के पास ही एक घर किराए पर लिया और 15 दिन के अंदर ही सुमन को लेकर उसमें शिफ्ट हो गए। अब वो और बच्चे सुबह और शाम को माता पिता से मिलने जाते और छुट्टी वाला दिन तो उनका वहीं पर निकलता। सुमन राहुल के बीच अभी भी अनबन चल रहा था। सुख शांति जैसे भंग हो गई थी। ऐसे ही 2 महीने निकल गए। एक दिन सुमन के पास उसकी मम्मी का फ़ोन आया और वो रो रही थी। सुमन के बहुत पूछने पर और समझाने पर उनका रोना थोड़ा कम हुआ और फिर जो उन्होंने बताया तो सुमन के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। सुमन की भाभी ने सुमन के माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया था। सुमन को सहसा यकीन न हुआ। उसके भाई भाभी के विवाह को भी लगभग 10 वर्ष हो गए थे
और आज तक उसने अपनी भाभी और अपने माता पिता के बीच किसी तरह की कोई खटपट की भी बात नहीं सुनी थी। उसकी भाभी अपने सास ससुर का बहुत सम्मान करती थी और उसके माता पिता भी अपने बहू की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। तो फिर आज अचानक क्या हो गया? सुमन को कुछ समझ नहीं आया। उसकी ससुराल और मायका एक ही शहर में था, पर अपने घर में चल रहे शीत युद्ध के चलते वो इतने दिन से अपने मायके भी नहीं जा सकी थी। माँ का फ़ोन आते ही आनन फानन में सुमन वृद्धाश्रम में पहुँच गई, जहाँ उसके माता पिता थे। उसको देखकर उसके माता पिता रोने लगे। सुमन उनको ढांढस बंधाने लगी। उसकी अपनी भाभी पर बहुत गुस्सा आया। उसने वहीं से गुस्से में भाभी को फ़ोन किया और खूब खरी खोटी सुनाई, पर उसकी भाभी ने एक बात कहकर ही उसे चुप कर दिया। उसने सीधा यही कहा कि जो सोचकर सुमन अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भिजवाने पर तुली हुई है, वही सोचकर उसकी भाभी ने अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भिजवाया है। इतना सुनते ही सुमन के मुंह में जैसे शब्द समाप्त हो गए। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको आईना दिखा दिया हो। किसी तरह अपने माता पिता को ढांढस और समझा बुझाकर सुमन अपने घर के लिए निकल गई। सारे रास्ते वो किसी सोच में डूबी रही और कब वह अपने सास ससुर के सामने खड़ी थी उसको पता भी न चला। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसको समझ आ गया कि जैसे उसको अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में देखकर तकलीफ हुई, राहुल को भी कितनी तकलीफ हुई होगी। उसने अपने सास ससुर के पैर पकड़ लिए और रो रो कर उनसे माफ़ी मांगने लगी। सुमन के सास ससुर ने उसको फौरन क्षमा कर दिया और राहुल को भी बुलाकर समझाया। सुमन की और अपने माता पिता की बातें सुनकर राहुल बहुत खुश हुआ और यही कहा कि जो हुआ उसे भूल जाओ और अब फिर से सब साथ में रहेंगे। सुमन ने बिना देर किए 2 दिन के अंदर ही अपना सारा सामान अपने घर वापस शिफ्ट कर दिया। अपना सब सामान व्यवस्थित करके सुमन अपने मायके के लिए निकली। सारे रास्ते सोचती गई कि भाभी को कैसे समझाएगी, उनसे क्या कहेगी। सुमन रिक्शे वाले को पैसा देकर डोरबेल बजाने ही जा रही थी कि अंदर से ठहाकों की आवाज़ सुनकर ठिठक गई। अंदर से माँ पापा की आवाज़ सुनकर तो चौंक ही गई। आश्चर्य से भरी हुई सुमन ने डोरबेल बजाई और भाभी ने दरवाज़ा खोला। सुमन घर के अंदर गई तो वहाँ माँ पापा, भाई भाभी सब हंस बोल रहे थे और तो और वृद्धाश्रम के मैनेजर भी बैठे हुए थे। सबसे ज़्यादा तो इस बात से विस्मित थी कि उसके पति राहुल भी वहाँ पर मौजूद थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वहाँ हो क्या रहा है। सुमन प्रश्नात्मक दृष्टि से सबको देख रही थी। तब उसकी भाभी ने सब समझाते हुए उसको बैठाई, उसको पानी दी। सुमन कुछ पूछती इससे पहले ही उसकी भाभी ने बताना शुरू किया। दीदी, सबसे पहले तो आपसे क्षमा मांगती हूँ कि आपसे इतनी गलत तरीके से बात की, माँ पापा जी से भी इस तरह से व्यवहार किया। इससे पहले भाभी आगे कुछ बोलती, उसकी माँ ने भाभी के सिर पर हाथ फेरा और बोलना शुरू किया। तुम क्यों क्षमा मांगती हो? तुमने जो किया वो तो सराहनीय है। सुमन, तुम्हारी भाभी ने जो किया वो तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाने के लिए था। ये सब एक नाटक था, तुम्हें ये महसूस करने के लिए कि जब अपने माता पिता को घर से निकालकर वृद्धाश्रम भेजा जाता है तो कैसा लगता है। यह सब तुम्हारी भाभी का आइडिया था, जिसमें हम सब ने उसका साथ दिया। इन सब में सिंह साहब, जो वृद्धाश्रम के मैनेजर होने के साथ तुम्हारे पापा के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, इन्होंने भी हमारा साथ दिया। वृद्धाश्रम के मैनेजर सिंह अंकल, जो अब तक चुप बैठे थे, उन्होंने बोलना शुरू किया। बेटा, मैं पिछले 20 साल से इस वृद्धाश्रम की देखभाल कर रहा हूँ। वहाँ आए वृद्धों की कहानी सुनकर दिल दुखता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, तकलीफ होती है ये देखकर कि जिन बच्चों को माँ बाप अपनी सारी उम्र सारी खुशियाँ देकर पालते हैं, बड़ा करते हैं,
उन बच्चों को समय नहीं लगता अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजते हुए। ये वृद्धाश्रम बनाने के पीछे सोच और वजह थी उन निराश्रित वृद्धों को आश्रय देना जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन लोगों ने इसके गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, अपने माता पिता की जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने का जरिया बना लिया है। ये सुनकर सुमन को अपनी गलती का एहसास होने लगा और मन ही मन पछताने लगी। भाभी उसके पास आकर बैठी और कहने लगी, दीदी, जीजा जी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी अपने माता पिता की तरफ भी जिम्मेदारी है। आपकी जिद से बहुत दुखी थे और हमारे पास इसका हल निकालने के लिए आए थे। वो चाहते थे कि हम आपको समझाएं, पर इस समय आप कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, इसलिए हमने ये नाटक किया, आपको आपकी गलती का एहसास दिलाने के लिए। राहुल, जो अब तक चुप थे, सुमन के पास आकर बैठे, उसका हाथ अपने हाथ में लिया। राहुल के इस स्नेहिल स्पर्श से रो पड़ी और क्षमा मांगने लगी। राहुल ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहने लगे, मत रो, जो हुआ उसे भूलते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो घर चलो, सब इंतजार कर रहे होंगे। सुमन सबसे विदा लेकर राहुल के साथ घर के लिए चल दी। रास्ते में उसकी सबसे अच्छी दोस्त निशा का फ़ोन आया। उसने जो बताया उसे सुनकर सुमन चौंक गई। निशा ने बताया कि नैना, जिसके कहने पर सुमन अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भेजने पर आतुर हो गई थी, उसको अपने पति से संबंध विच्छेद हो गया है, क्योंकि उसने अपने सास ससुर के साथ न सिर्फ गलत व्यवहार किया बल्कि उनको वृद्धाश्रम भी भेज दिया था। सुमन सारे रास्ते अपनी खुशकिस्मती पर इतरा रही थी कि उसको इतनी समझदार पति मिले जिन्होंने उसकी गलती का एहसास तो दिलाया और साथ साथ उसके बेवकूफ़ी को भी माफ़ कर दिया। सुमन अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।